हेलो, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक सीरीज़, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए। अगर आप एमएससी करना चाहते हो, ठीक है, एमएससी वो भी जूलॉजी में, स्पेसिफिकली जूलॉजी, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, गलत नहीं है, ठीक है। एमएससी जूलॉजी करना चाहते हैं, चाहे वो आप डीडीयू यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, या फिर कोई भी यूपी की अदर स्टेट यूनिवर्सिटी जिससे आप एमएससी करना चाहते हो जूलॉजी सब्जेक्ट से, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो, ऑलरेडी हमने सिलेबस डिस्कशन वाले वीडियो में ये बात की थी कि आपका जो एमएससी एंट्रेंस का जो सिलेबस होता है वो एज इट इज़ आपका बीएससी के जूलॉजी का जो पेपर होता है, आपका जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के लास्ट सेमेस्टर के जितने भी पेपर होते हैं सारे आपको पढ़ने होते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जूलॉजी के सिर्फ, ठीक है, सारे सब्जेक्ट जूलॉजी के सारे पेपर सारे सब्जेक्ट, ठीक है, और कुछ नहीं, फर्स्ट से सिक्स्थ सेमेस्टर तक। तो आज हम ये जूलॉजी का सेमेस्टर 6 का सेमेस्टर 6 का पेपर 1 लेकर के आए हैं। पेपर 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो आपका सिलेबस वही है, तो क्वेश्चन भी जाहिर सी बात है उन्हीं क्वेश्चन से पूछेंगे जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के क्वेश्चंस आए होंगे। तो चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए, और आप अपना सिलेबस देख सकते हैं, इसमें पेपर आपका इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है, एवोल्यूशन आपका जो ह्यूमन एवोल्यूशन, हॉर्स एवोल्यूशन, ये सब चीज़ें दी गई हैं। चिक्स के बारे में दिया गया है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन वाला आ जाता है आपका, उसमें हेन का रिप्रोडक्शन आपको हेन बोले तो मुर्गी, और ह्यूमन का भी थोड़ा बहुत काफ़ी सारा दिया गया है। उनके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, मेजर है, आप कोर्स कोड दे सकते हो, कोर्स कोड की कोई ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट देखो और क्वेश्चन लेके जाओ। देखो क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको रेगुलरली इसी टाइप के वीडियोस चाहिए हों एमएससी एंट्रेंस के लिए, चाहे आपको बॉटनी के लिए चाहिए हो, जूलॉजी के लिए चाहिए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जिसमें आपकी तरह ही और भी स्टूडेंट्स होंगे जो जूलॉजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप उस व्हाट्सएप में ग्रुप में जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वर नॉट यूज्ड बाय स्टैनले मिलर इन हिज एक्सपेरिमेंट। इनमें से कौन सी ऐसी गैस थी जो कि स्टैनले के द्वारा उनके एक्सपेरिमेंट में नहीं इस्तेमाल की गई थी? देखो, मीथेन की गई थी, अमोनिया की गई थी, NH2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन किया गया था, और अगर H2O की बात करें तो देखो ध्यान रखना, ये H2O नहीं, सॉरी O2 है, O2 थी, ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं की गई थी। क्यों नहीं की गई थी, आपसे इसका कारण पूछा जा सकता है। क्योंकि जब यहाँ पे स्टैनले मिलर जो थे, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में वो दर्शाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि हमारी जो लाइफ ऑरिजिनेट हुई थी वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से हुई थी। नॉन लिविंग मॉलिक्यूल लाइक RNA, DNA, प्रोटीन, इन सभी चीज़ों से मिल करके हुई थी। तो उन्हीं चीज़ों को प्रूव करने के लिए उन्होंने ये सेटअप तैयार किया था। बाद में ऐसा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी आया कि उन्हें एलानिन, ग्लाइसिन, जो सबसे ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, वो उन्हें देखने को मिलता है, और बहुत सारे अमीनो एसिड, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये सब चीज करने के लिए किया था। तो उस समय में O2 फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं था। क्या O2 फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं था? फॉर्म में अवेलेबल था लेकिन फ्री फॉर्म में नहीं था, वेपर फॉर्म में था, H2O के फॉर्म में था। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, लेकिन फ्री फॉर्म में नहीं थी, वो पानी के अंदर कैद थी, लेकिन वो फ्री फॉर्म में नहीं थी, उसका इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय का जो नेचर था वो कैसा था। तो याद रखना, उस टाइम का जो एनवायरनमेंट था वो रिड्यूसिंग नेचर का था। कैसा था? रिड्यूसिंग नेचर का था। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही, देखो पहला क्वेश्चन बहुत मजेदार तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द डिस्कवरी ऑफ राइबोजाइम्स प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर विच हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया, राइबोजाइम की खोज ने जीवन की उत्पत्ति के संबंध में किस परिकल्पना का प्रमाण प्रदान किया? क्या RNA वर्ड की हाइपोथेसिस के लिए किया था, स्पर्मिया हाइपोथेसिस के लिए किया था, लामार्किज्म हाइपोथेसिस के लिए किया था, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लिए किया था? देखो सबसे पहले देखेंगे, अगर हम राइबोजाइम की बात की जाती है तो राइबोजाइम आखिर है क्या? राइबोजाइम है क्या? तो आप देखेंगे कि राइबोजाइम एक एंजाइम है। क्या एंजाइम है? जो कि प्रोटीन का बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है।
ऑलरेडी आपको पता होगा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन राइबोजाइम एक ऐसा क्या है कैटलिस्ट है, एंजाइम है, जो कि प्रोटीन से ना बन करके आरएनए का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ था? आरएनए की बना हुआ था। और यहाँ पर जब देखोगे आप, सिर्फ एक ही चीज में आरएनए की बात की गई, आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस, आरएनए वर्ड की बात की गई थी ना। आरएनए की उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्या पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, क्यों था, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में आरएनए वर्ड में हम पढ़ते हैं, आपने देखा होगा जैसे कि, है ना। आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे पूरी थ्योरेटिकल क्लासेस तो नहीं प्रोवाइड करा सकते इतने कम समय में, इतनी बड़ी सिलेबस को, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम देखेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रपोज्ड बाय। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? तो याद रखना चार्ल्स डार्विन ने दी थी। किसने? चार्ल्स डार्विन ने दी थी, याद रखना बहुत अच्छे से। माल्थस ने नहीं दी थी। ओपेरिन हेल्डन ने भी एक थ्योरी दी थी, कौन सी दी थी उसका नाम आप हमें बताना कमेंट सेक्शन में। ओपेरिन एंड हेल्डन ने कौन सी थ्योरी दी थी उसका आंसर आपको हमें बताना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लैमार्किज्म इज आल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ, यानी कि लैमार्कवाद का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि लैमार्किज्म की जो थ्योरी थी उसको किसी अनदर नेम से जानते थे, उस थ्योरी का क्या नाम था, मतलब अनदर नाम क्या था? क्या वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन अंकल की थ्योरी थी। किसकी? डार्विन चचा की थ्योरी थी, उन्होंने दिया था इसको। वहीं पे अगर हम बात करें इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये चीज बोली थी बिल्कुल हमारे लैमार्क साहब ने। किसने? लैमार्क साहब ने बोली थी। और नेचुरल सिलेक्शन किसने बोला था? इस चीज को भी डार्विन अंकल ने बोला था। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन किसने दिया था? ये आपको हमें बताना है। कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में। मैं पता नहीं बार बार कमेंट बॉक्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोल देता हूँ, तो थोड़ा उस चीज़ पे ध्यान रखना, ठीक है। अभी छोटे बच्चे नहीं हो आप, थोड़ा सा समझदार बनो, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं समझदार नहीं होते, लेकिन अभी आप बड़े हो चुके हो, बीएससी क्रॉस कर चुके हो, एमएससी करने जा रहे हो, कुछ तो समझदारी दिखाओ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लैमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर लैकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन कहता है लैमार्कवाद के विकासवाद के सिद्धांत की निम्नलिखित में से किस कमी के कारण की आलोचना की गई थी। देखो, लैमार्क अंकल ने एक थ्योरी दी थी जिसे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर बोला गया था। इस थ्योरी में ये अंकल कहते हैं, इस थ्योरी को हम यूज एंड डिसयूज के नाम से भी जानते हैं। क्या? यूज एंड डिसयूज के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने कहा था कि आप जिस भी ऑर्गन का इस्तेमाल, जिस भी अंग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करेंगे अपने शरीर का, उसकी ग्रोथ हमेशा होती रहेगी, और जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करना आप बंद कर देंगे तो उसकी ग्रोथ होनी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, और वो शॉर्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बाद में एग्जिस्टेंस उसका खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टेंस नहीं करेगी। तो ये थ्योरी उनकी डिस्प्रूव कर दी गई थी। अब डिस्प्रूव मैंने बोला, अब याद होना चाहिए आपको कि किसने डिस्प्रूव की थी। क्या? किसने की थी? तो याद रखना, एक वीजमान नाम के साइंटिस्ट थे। किसने? वीजमान नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने इनकी थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया था। किन बेसिस पे किया था? उन्होंने इन पॉइंट्स को उठा करके, ध्यान देना, उन्होंने इन पॉइंट्स को उठाया, 3 पॉइंट्स को, कि जो आपकी यूज एंड डिसयूज थ्योरी है दादा चाचा, ठीक है, वो इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रही। आप इन सवालों के जवाब हमको दे दो। लैमार्क अंकल से वीजमान अंकल ने बोला कि भैया बता दो ना कि आपकी थ्योरी क्या, मैकेनिज्म ऑफ हाउ ट्रेट्स आर इनहेरिटेड, कि भैया आपने बोला है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है, आपने बोल तो दिया, क्या सो के उठे ऐसे ही बोल दिया? उसका एक्सप्लेनेशन भी तो दो। वो इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन, उस चीज़ का मैकेनिज्म नहीं दे पाए थे कि कैसे कैरेक्टर इनहेरिट हो रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है। अब वो वेरिएशन का भी भिन्नता, जो भी डिफरेंसेस होते हैं, भिन्नताएं हमारी बॉडी में, हमारे ऑर्गन्स में, हमारी बिहेवियर में, उनका भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए थे। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और वो नेचुरल सिलेक्शन की भी अंडरस्टैंडिंग के मैकेनिज्म को भी नहीं बता पाए थे। और ये थ्योरी ये क्वेश्चन पुट किए गए थे बीजमान सर और बहुत सारे ऐसे ही और इंटेलिजेंट साइंटिस्ट द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे लैमार्किज्म अंकल फेल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो भले लैमार्क अंकल फेल हो गए, लेकिन उनकी थ्योरी से क्वेश्चन बहुत भर के आते हैं। बहुत फेमस थ्योरी है यूज एंड डिसीज, जिराफ की गर्दन वाली, आपको पता होगी, शायद आपने भी 12th क्लास में पढ़ी होगी, और ऑफ कोर्स आपने बीएससी में भी पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी होगी तो भाई पढ़ो। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस वेयर द ऑर्गेनिज्म बेटर अडेप्टेड to their environment are more likely to survive and reproduce।
अब देखो किस प्रकार के चयन में वह प्रक्रिया शामिल होती है जहां जीव अपने पर्यावरण के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित होते हैं, उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की अधिक संभावना होती है। ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन का आंसर तो शायद आपको पता होगा, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी ऐसा कहती है, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये थ्योरी किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने दी थी, याद रखना इस चीज को भी। किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने दी थी, याद रखना। अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे, थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं बबल को, क्योंकि दिक्कत करता है थोड़ा सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई देखो, मैंने बोला ना लैमार्क अंकल हैं बहुत फेमस, भले उनका थ्योरी फेल हो गया लेकिन है कमाल के, उनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि व्हाट डिड द लैमार्क प्रपोज हैपेंस टू द बॉडी पार्ट्स दैट आर नॉट यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। लैमार्क ने प्रस्तावित किया कि शरीर के उन हिस्सों का क्या होता है जिनका उपयोग किसी जीव द्वारा नहीं किया जाता। मैंने बोला ना यूज एंड डिसयूज थ्योरी दी थी, अगर आप अपने शरीर के किसी अंग का इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या होगा और नहीं करते हैं तो क्या होगा। अब इसमें क्वेश्चन में यही बोला गया है कि आप अपने शरीर का किसी हिस्से को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस चीज का उस अंग का क्या होगा। तो ध्यान रखो भाई, क्या वो खत्म हो जाएगा ना, यही तो बोला था उन्होंने, जिसका इस्तेमाल करोगे वो बना रहेगा और जिस चीज का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे वो चीज खत्म हो जाएगी, यही चीज तो बोली थी ना उन्होंने। तो दे वीकन एंड इवेंचुअली डिसअपियर, यानी कि वो जो आपके ऑर्गन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, आप अपने हाथ को कुछ इसी प्रकार से रखे रहो 10 से 15 घंटे तक, उसके बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका हाथ ये यहाँ पर है ही नहीं, आपका इस हाथ के ऊपर से कंट्रोल टूट चुका है, खो चुका है, और आपको लगेगा कि भाई अब इस हाथ को काट के निकाल भी दो तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ऐसा नहीं है, इनहेरिटेंस एक्वायर्ड करेक्टर था, उसको डिसअप्रूव किया जा चुका है, ऐसा नहीं है, बट आपको सिर्फ ऐसी फीलिंग आएगी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है हर कंडीशन में, ठीक है। याद रखना क्या हो जाएगा, वो आपका जो ऑर्गन है वो वीक हो जाएगा और डिसअपियर हो जाएगा समय के साथ में धीरे धीरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, अरे फिर से ये बबल ऊपर चला गया, सॉरी, थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ, क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन सेलेक्टिवली ब्रीड ऑर्गेनिजम्स विद डिजायरेबल ट्रेट कॉल्ड, यानी कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा मनुष्य वांछनीय गुणों वाले जीवों का चयन करता है, ठीक है। वांछनीय बोले तो इतना हिंदी नहीं आता मेरे को, बट सिलेक्टिव करेक्टर्स बोलेंगे, सिलेक्टिव करेक्टर्स बोलेंगे, जो भी बोलेंगे यार ऐसा ही मुझे लग रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। देखो अब क्या बोला गया, आपको डिजायरेबल करेक्टर चाहिए ना, कुछ ऐसे ट्रेट्स चाहिए, ऐसे करेक्टर चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है आप उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे ह्यूमंस में आप उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे कि आप एक ब्रीड, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने मन चाहे करेक्टर, मन चाहे डिजायर्ड ट्रेट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि आप चाहते हो आपका जो बेबी होने वाला है उसके काले काले बाल, नीली नीली आंखें, इस प्रकार से हो, ऐसा चाहते हैं तो आप नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू नहीं जा सकते हो, आपको आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा, आपको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के थ्रू जाना पड़ेगा, IVF कराना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के आप आर्टिफिशियल सिलेक्शन करा करके नीली नीली आंखों वाला और काले काले बालों वाला बेबी ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, ठीक है। पैदा तो नहीं बोलेंगे, उसे आप बना सकते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये फिर बबल ऊपर चला गया, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रेजेंटेड इन द विच ऑफ द वर्क्स। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का डार्विन का सिद्धांत उनके किस कार्य में प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखना ऑन द स्पीसीज ऑफ ऑरिजिन, क्या स्पीसीज ऑफ द ऑरिजिन, ठीक है। जब ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज का समय चल रहा था उसी टाइम पे नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी दी गई थी उसी टाइम पे दी गई थी इवोल्यूशन की, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन, ये फर्जी क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आने वाला, छोड़ भी सकते हो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता हूँ उसका स्क्रीनशॉट लिया करो। देखो अगर PDF डाउनलोड करनी है ना तो उसका मैं करता हूँ कुछ, आप टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे हम कोई कोर्स वगैरह बना देंगे जिसके अंदर सारी PDF अटैच कर देंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कहता है, फिर ये ऊपर चला गया है, अरे यार। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डज सेक्सुअल सिलेक्शन फोकस ऑन, व्हाट डज सेक्सुअल सिलेक्शन फोकस ऑन द टर्म ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। लक्षणों के संदर्भ में यौन चयन किस पर केंद्रित है? ट्रेड्स दैट टू बी इम्प्रूव सर्वाइवल,
सीधी सी बात है, पता होना का यार, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ बताने की कोई आवश्यकता है। देखो आज हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, हमारी पहली क्लास थी, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो आते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, बोर हो जाते हैं, लेक्चर को बंद कर दिया। और टीचर यानी कि मैं जो भी बोल लो, अब आपके ही इस ग्रुप का हूँ, आपकी ही क्लास का हूँ, जो भी बोल लो, इधर पढ़ा के थक जाता है भाई, बोल के थका जाता है। वो बच्चे क्या करते हैं, 2-3 मिनट देख करके बंद कर देते हैं। अब मुझे तो नहीं पता चल रहा आप पूरा लेक्चर देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, लेकिन मैं इतनी मेहनत इनपुट तो दे रहा हूँ ना, ये चीज़ एटलीस्ट मुझे बताओ कि हाँ हमने आपका पूरा लेक्चर देखा। देखो आज हम मात्र 15 क्वेश्चन करेंगे, जब मुझे इस चीज़ का कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ कुछ बच्चे पढ़ने वाले भी अच्छे हैं, जो क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तब मैं आपको 25-25, 30-30 क्वेश्चन करा के जल्दी से जल्दी आपका एंट्रेंस एग्जाम होने से पहले 6 सेमेस्टर के सारे जूलॉजी के, हो सकेगा तो जो बच्चे बॉटनी के हैं उनका भी करा दूंगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि हाँ हमने 15 के 15 क्वेश्चन सॉल्व किया आपके साथ बैठ करके, और पूरी क्लास आपकी देखी। क्या पूरी क्लास तो देखी? आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बता सकते हो, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी जा करके मुझे बता सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सिद्धार्थ नाम है मेरा, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर कंसीडर्ड इन द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में, इवोल्यूशन की मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में नहीं कंसीडर की जाती है, अमान्य है, उसे नहीं माना जाता है आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांतों में। तो क्या जीन फ्लो, ये तो माना जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी माना जाता है, नेचुरल सिलेक्शन भी माना जाता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर को नहीं माना जाता है। किसको? एक्वायर्ड कैरेक्टर को नहीं माना जाता है। हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? फिर बबल ऊपर चला गया। हाँ, इस क्वेश्चन में देखेंगे, ये क्वेश्चन कहता है कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज नॉन एज, जो हमारी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है उस थ्योरी का क्या नाम है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नियो डार्विनिज्म। और ध्यान देना ये थ्योरी डार्विन अंकल ने नहीं दी थी, ठीक है, और किस साइंटिस्ट ने दी थी उसका आंसर हमें बताना है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, फिर इंस्टाग्राम पे भी आप हमें बता सकते हैं। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है, जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय। आपका जो जेनेटिक वेरिएशन होता है एक पॉपुलेशन में, वो मुख्यतः किस कारण से होता है? जनसंख्या में आनुवांशिक विभिन्नता मुख्यतः निम्नलिखित किन कारणों से होती है? तो याद रखना, जो अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, क्या एक पॉपुलेशन की बात की जाए, पॉपुलेशन पता है क्या होता है? पॉपुलेशन की डेफिनेशन होती है ग्रुप ऑफ स्पीसीज, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे एक सिंगल स्पीसीज के ग्रुप रहता हो, तो इसको पॉपुलेशन बोलते हैं। तो म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या करते हैं? जेनेटिक वेरिएशन को एक पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस करते हैं। प्राइमरी फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके? जेनेटिक वेरिएशन के लिए एक पॉपुलेशन में। ध्यान रखना है इस चीज को, म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन टू स्पीसीज ट्रिगर एवोल्यूशन चेंजेस इन ईच अदर। हम उस चीज को क्या कहेंगे जब दो किसी ऑर्गेनिज्म, दो किसी स्पीसीज का साथ में इवोल्यूशन हो रहा होगा, तो आप उसे को इवोल्यूशन कहेंगे। आपने एक मार्सुपियल मैमल्स ऑस्ट्रेलियन समथिंग करके आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसी चीज की बात यहाँ पे हो रही है, उसको हम को इवोल्यूशन बोलेंगे। सह विकास, इवोल्यूशन को आप उद्विकास बोलते हैं और को इवोल्यूशन को सह विकास बोलेंगे। जब दो प्रजातियां एक दूसरे में विकासवादी परिवर्तन लाती है तो इसे क्या कहा जाता है? म्यूचुअलिज्म नहीं बोला जाता है, म्यूचुअलिज्म तब बोला जाता है, म्यूचुअलिज्म पारस्परिक, हिंदी थोड़ा सा भी के बोलना, पारस्परिकता, ठीक है, पारस्परिकता। म्यूचुअलिज्म वो होता है कि ये वो कंडीशन है जब किसी चीज़ में, किसी जहाँ पर किसी कंपटीशन की बात हो रही है, किसी बेनिफिट की बात हो रही है, तो जो दो स्पीसीज हैं दोनों का बेनिफिट होता है। म्यूचुअलिज्म मतलब हम दोनों का मिला करके, पहले होता था ना म्यूचुअल फ्रेंड्स फेसबुक में, है ना, तो ऐसे ही म्यूचुअलिज्म यानी कि हमारा भी फायदा तुम्हारा भी फायदा, ऐसी स्पीसीज जिसमें दोनों का फायदा होता है, ठीक है, उसे म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। ऐसे होता है पैरासाइटिज्म, पैरासाइट, एक का फायदा एक का नुकसान, एक का प्लस एक का माइनस। अब कमेंसलिज्म में क्या होता है उसको आपको हमें बताना है। कॉमनसेलिज्म में एक का फायदा होता है और एक का कुछ भी नहीं होता है, जीरो कॉमनसेलिज्म में। और अमेंसेलिज्म में क्या होता है? एक स्पीसीज का नुकसान होता है, दूसरे का कुछ भी फायदा नहीं होता है, ठीक है।
अब देखेंगे अगला क्वेश्चन लास्ट देखेंगे। देखो आपको कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम पे बताना है कि हाँ हमने सारे क्वेश्चन किए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सबसे पहले देखेंगे कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता क्या है। देखो डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह से बिखर करके जाना। क्या? बिखर करके जाना, यानी कि एक ही जगह पर रहते थे, बाद में किसी कारणवश, चाहे वो आपका बाहर का फैक्टर हो, टेम्परेचर का, वेदर का, विंड का, वाटर का, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो, उसकी वजह से यहाँ पर रहने वाली जो सिंगल स्पीसीज या मल्टीपल स्पीसीज थी वो यहाँ से निकल करके मूव करके किसी अलग प्लेस पर रहने लगी और वहाँ पर वो अलग तरीके से ग्रो हो गई। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इस प्रकार की जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है उसे हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन। अब देखो होमोलोगस ऑर्गन की बात करें तो होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका सेम स्ट्रक्चर होता है। क्या? सेम स्ट्रक्चर होता है बट डिफरेंट फंक्शन होता है, बट डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट होता है। कैसे? अब देखो मान लो यहाँ पर मैं भी यहीं रहता था, चीता भी यहीं रहता था, एक चमगादड़ भी यहीं रहता था। क्या हुआ बाद में? सब लोग यहीं साथ, मान लो जमीन पर सब रहते थे, मैं भी रहता था, चीता भी रहता था और साथ में एक चमगादड़ भी यहीं रहता था, साथ में रहते थे ना, मान लो यहीं रहते थे। ठीक है, रहते थे। कुछ कंडीशंस ऐसी आई, कैसी? एक ही चीता नहीं था, एक ही बैट नहीं था, चमगादड़ एक ही नहीं था, इंसान भी एक ही नहीं थे, बहुत सारे थे। कुछ कंडीशंस ऐसी आई कि शेर को या टाइगर को खाने के लिए चीज़ें कम पड़ने लगी। उसने क्या किया? इंसानों को खाना शुरू कर दिया। तो इंसानों को चीज़ें कम पड़ी, चमगादड़ों को खाना शुरू कर दिया। वैसे इंसान चमगादड़ों को नहीं खाते हैं, बट एक हाइपोथेसिस मैं बता रहा हूँ। तो क्या हुआ भैया? इंसान अलग भागने लगे कि भैया हम यहाँ नहीं रहेंगे, शेर हमको खा रहा है। चमगादड़ भागने लगे, भैया हम यहाँ नहीं रहेंगे, इंसान हमको खा रहे हैं, हमको मार रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। और शेर बेचारा अब वहाँ कुछ है ही नहीं तो क्या करेगा? चमगादड़ भी चला गया, इंसान भी चला गया, तो घास खाएगा क्या? नहीं ना, वो भी कहीं चला जाएगा। अब देखो जब एक जगह रहते थे, चलते थे सब, अब चमगादड़ कहीं और चला गया, अब उसे वहाँ कुछ मिल नहीं रहा, तो अपने ही आप उसके जो हाथ थे उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया कि उसी से उड़ सकता है। अब उसके हाथ का स्ट्रक्चर तो वही है, लेकिन बस उसने अपने यहाँ पर कुछ ऐसी मेम्ब्रेन डेवलप कर ली जिनमें वो एयर को ट्रैप कर सकता है और उड़ सकता है। इस प्रकार की कुछ मेम्ब्रेन ने ट्रैप कर लिया। और शेर कुछ ऐसी अपने अंदर मॉडिफिकेशंस करता है कि भैया अब वो ज़्यादा स्पीड से दौड़ सकता है। उनका स्ट्रक्चर सेम था, बट डिफरेंट कंडीशन होने की वजह से उन्होंने कुछ नए मॉडिफिकेशंस अपनी बॉडी के अंदर कर लिए, जिसकी वजह से उनका फंक्शन चेंज हो गया। जैसे कि अगर हम देखो, हमारा जो फोर आर्म होता है, फोर आर्म मतलब ये सामने वाली बाहें, हाथ आगे वाले, उनका काम क्या होता है? बहुत काम होते हैं। खाना खाना, लकड़ी को पकड़ना, तोड़ना, किसी चीज़ को छूना, कुछ लिखना, पढ़ना, बहुत सारे से काम होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें, जो चीता होता है उसके जो फोर आर्म होते हैं यानी आगे के पैर होते हैं, उसका सिर्फ एक ही काम होता है, चलना। लेकिन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर सेम होता है। ऐसे ही बैट की बात करेंगे, अगर हम बैट की बात करते हैं, उसके जो फोर आर्म होते हैं, विंग्स होते हैं, सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है। उनके में भी कार्पल, मेटाकार्पस, ह्यूमरस, अल्ना और रेडियस, यही सारी चीज़ें होती हैं, सेम स्ट्रक्चर होता है, लेकिन डिफरेंट फंक्शन होता है सिचुएशन की वजह से, क्योंकि एक ही जगह रहते थे, बट सिचुएशन कंडीशन होने की वजह से उन्हें कहीं ना कहीं और जाना पड़ा। तो चलो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। और कैसी लगी आपको क्लास? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोल दिया यार, थोड़ा सा मैनेज कर रहे भाई। ठीक है भाई और बहनों, मैनेज करना, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, क्या चीज़ ठीक थी, क्या चीज़ नहीं थी, और हमें इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो भाई लाइक तो करना ही पड़ेगा आपको, और सब्सक्राइब नहीं किया तो महापाप कर रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई और भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अच्छी प्रिपरेशन करा रहा होगा एमएससी की, ना तो लखनऊ के लिए, ना महात्मा गांधी के लिए, ना डीडीयू के लिए। आई थिंक आई एम ओनली द वन हु इज मेकिंग प्रिपेयर फॉर यू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ लखनऊ, डीडीयू एंड महात्मा गांधी। थोड़ी सी मेरी इंग्लिश वीक है, समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, बुरा मत मानना। बस लाइक सब्सक्राइब करके जाना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मेरा नंबर भी मिल जाएगा। जिन लोगों को मेरा नंबर चाहिए होगा तो वहाँ पे जो भी एडमिन होगा ना, मैं ही हूँ, ठीक है, सीरियसली वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ में क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कमेंट सेक्शन में ये बताना आपने क्लास पूरी अटेंड की है कि नहीं की है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।